morning students. This is our first video class for economics, and today we'll do first chapter from unit 1, and the name of the chapter is Introduction. And my name is Jasmeet Singh. I am your subject teacher for economics. And firstly we'll go through the term economy. Economy is the sum total of all the economic activities. तो पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सम जब हम करते हैं तो वो पूरा सिस्टम जो है वो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर इन टर्म्स को सीखना पड़ेगा. तो कौन कौन से एग्जांपल लिख रखे हैं देखो सेकंड पॉइंट में. प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेन. कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज यानी सेल एंड परचेज, खरीदना और बेचना, और इन्वेस्टमेंट. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल एक्सेट्रा. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल हैं ये. तो आपको अब ये समझ में आ गया है कि जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं. पहले तो हमको ये सीखना है. तो इकोनॉमी को सीखने से पहले हमने पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पता करा. ये तो थोड़ा बहुत हम क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं, थोड़े चैप्टर हमारे इनिशियल थे. उसके बाद एन इकोनॉमी इज द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो आपको क्या समझ में आया? इकोनॉमी एक सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स द पीपल. इसका मतलब मीन्स टू वर्क का मतलब ऑक्यूपेशन. जैसे आप प्राइमरी सेक्टर में बोलेंगे तो फार्मिंग है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है. तो सर्विस सेक्टर बोले तो उसके एग्जांपल आपको थोड़े अब सीखने पड़ेंगे एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. जैसे सर्विस सेक्टर के एग्जांपल बताइए मेरे को. फर्स्ट क्या होगा? बैंकिंग. दूसरा हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल्स होते हैं जो. तीसरा रिटेल जैसे स्टोर्स, आप रिलायंस फ्रेश या बिग बाजार, ये सब सर्विस सेक्टर का एग्जांपल है. उसके बाद एजुकेशन. तो देयर आर यू कैन से डिफरेंट एक्टिविटीज इन सर्विस सेक्टर ऑल्सो. प्रोडक्शन एक्टिविटीज बोलेंगे तो जब मैं प्रोडक्शन गुड्स का बोलता हूँ तो वो सर्विसेज भी इकोनॉमिक्स में आपको सीखना पड़ेगा कि वो गुड्स एंड सर्विसेज साथ में लिया जाता है. तो अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आया. इकोनॉमिक्स को समझने से पहले इकोनॉमी को समझा. तो इकोनॉमी को हमको क्या समझ में आया? प्रोडक्शन, कंजप्शन यानी बनाना यानी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजप्शन. जैसे हम कंज्यूमर हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू उनको फिर भी जल्दी समझ में आ जाता है. प्रोडक्शन तो ठीक है, अभी हम थोड़ा नए हैं इन टर्म्स के लिए, लेकिन इकोनॉमी में वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन भी है. वो तो आप समझ चुके हैं अभी. जैसे आपने कोविड सिचुएशन में भी देखा होगा कि जब लॉकडाउन में प्रोडक्शन को रोका गया तो उसका सीधा इम्पैक्ट इनकम पर आ गया, कंजप्शन पर आ गया, यानी सभी कुछ प्रभावित हुआ. तो अभी तो आपको समझ में आ रहा है प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. आउटपुट बोलते हैं इसको. लॉकडाउन के दौरान जब उसको बंद किया गया तो विद इन 15 days ही इंडियन मोस्ट ऑफ द इंडियंस जिसको हम बोलें दे वर नॉट इन ए पोजिशन टू सर्वाइव. जो हमने रिवर्स माइग्रेशन भी एक टर्म सुनी, जिसमें क्या हमने सुना कि मजदूर जो वापस अपने गाँव की तरफ जा रहे थे क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो गई थी. तो यानी एक इकोनॉमी के लिए अब आपको, मुझे हर बैच को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता था कि प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, लेकिन आपको मुझे जो लग रहा है जरूर कि समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्शन जो है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एनी इकोनॉमी. तो जब हम इकोनॉमी बोलेंगे तो हम इसको धीरे धीरे हम कंट्रीज से भी रेफर करते हैं. जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे हम तो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन जो है आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं, ग्राफ्स से भी समझा जाता है. तो हमारा एक अलग से बुक है जिसका नाम स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. उसमें ग्राफ्स भी बनाने सिखाए जाएंगे हमारे को. इस वाली बुक में भी ग्राफ्स एंड कर्व्स होंगे. तो अब आपको तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड यू. आपके आसपास हो रहा है और न्यूज़पेपर्स में भी इवन पब्लिश किया जा रहा है. इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज ऑल्सो पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स. तो हमारे को थर्ड पॉइंट अब समझ में आ गया. इकोनॉमी इज द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग. और इससे वो अर्न करते हैं अपनी लिविंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. यानी प्रोडक्शन का प्रोसेस है तब जाके आप देयर इज अ मीन्स टू वर्क. ये आप समझ चुके होंगे. ये हर घर में बात हो रही है अभी कि जैसे आउटपुट जो प्रोडक्शन को रोक दिया गया तो इनकम पर सीधा इम्पैक्ट आया. तो अर्न लिविंग वाला जो टर्म है आई थिंक यू आर इन ए बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड. उसके बाद हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस की स्टडी है विच स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल. लोगों के बिहेवियर को, आर्थिक बिहेवियर को बोलेंगे. इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं. तो यहाँ हम वी टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मनी की भाषा में हम बात करते हैं और इसी को स्टडी करते हैं और इसका इम्पैक्ट भी समझने की कोशिश करते हैं. इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो ये ह्यूमन जो एक
बिहेवियर है, जिसको व्यवहार बोलेंगे हम, विच इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्टार्स। इसका मीनिंग मैंने लिख रखा है, स्टार्स का लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स में। वो किस तरह से एलोकेट का मतलब होता है, उसमें पैसा या भी रिसोर्स की बात करें तो हम रुपए की बात कर सकते हैं। वैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है लास्ट सेंटेंस में, देखो नोट के अंदर रिसोर्सेज मैंने लिख रखे हैं। मैन इज ए रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स के नाम से आपने सुना होगा ये टर्म। मटेरियल, अगेन रॉ मटेरियल इज ए रिसोर्स, मशीन्स रिसोर्स, मनी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्स एटसेट्रा। देयर आर एन नंबर ऑफ, मैंने आपको ब्रॉडली क्लासीफाई करने की कोशिश करी है। मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी, 4 एम्स हैं। तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको। रिसोर्स क्योंकि लिमिटेड है, आप मैन की भी बात करें तो स्किल्ड मैन पावर की बात कर रहे हैं हम, दैट इज लिमिटेड। रॉ मटेरियल इज लिमिटेड, मशीन्स आर लिमिटेड एंड मनी ऑफ कोर्स इज लिमिटेड इन सप्लाई। सो दैट द कंज्यूमर्स, अगर आप वो किस तरह एलोकेट करते हैं कंज्यूमर्स को, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। इसका हम अलग से चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हाउ कंज्यूमर्स एलोकेट देयर मनी टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। तो मैंने इसको, और ध्यान से देखना हर स्लाइड के अंदर मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है कीवर्ड्स को, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप जो वीडियो क्लास है ये नोट्स की फॉर्म में है, तो आपको हर स्लाइड को लिखना है। आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और सेपरेट नोटबुक बनानी है स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी 2 कॉपीज बनेंगी आपकी। और ये जैसे वीडियो आप तक पहुंचेगा, आपका पहला काम है उस कॉपी को साथ में लेके बैठना है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यू हैव टू राइट इट ऑल्सो। जैसे स्कूल खुलेगा आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। तो this is instruction, strict instruction for all of you, those who are hearing me, that you have to write these slides. These are the short notes prepared for you exclusively so that you can read them, you can understand them, and if in case there is any doubt you can ask me. तो सबसे पहला काम तो ये कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए, और जिनका पास नहीं है ये पॉज कर लें अभी इसको वीडियो को, और सबसे पहले जाके कॉपी लेके आओ, इसकी एक कॉपी बनाओ और हेडिंग डालनी है उस कॉपी की माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इन स्लाइड्स को, ये दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, दिस इज द फर्स्ट वन, इसको लिखना है कॉपी के अंदर एज शॉर्ट नोट। देन द सेकंड वन, इसको लिखना है कॉपी के अंदर एज शॉर्ट नोट। तो आगे आने वाली स्लाइड्स भी इसी तरह आपको लिखते हो जाना है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, एंड इट इज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। If there is any doubt, you can ask me. You can call me on the school contact number. You can even message me through the study base if there is any doubt. ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई डाउट है। सिंपल सी एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, कॉपी बनानी है और सेपरेट नोटबुक बनेगी स्टैट्स की। जैसे ही स्टैट्स के चैप्टर आने लगेंगे तो उस कॉपी में लिखेंगे हम, और अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर आ रहे हैं तो माइक्रो की कॉपी में लिखेंगे। स्लाइड्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, तो वी कैन वेरी वेल राइट इट डाउन। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर विच इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो उसको स्टडी किया जाता है हाउ ह्यूमंस बिहेव। तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी ही इकोनॉमिक्स है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा यू इवन फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि कैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं व्हाइल एलोकेटिंग रिसोर्सेज। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो कंज्यूमर के बारे में है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैपनिंग अराउंड अस, हमारे आसपास हो रहा है, और हम कंज्यूमर हैं तो हमें समझ में आने लगेगा, एंड दिस इज हाउ वी बिहेव। दूसरी बात, लेकिन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्या है, देखो क्या लिखा है लास्ट सेंटेंस, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट्स के लिए अपने फंड्स को एलोकेट करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए फंड्स को यानी मनी को यानी रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। मनी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्स। तो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। नाउ द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहली ब्रांच क्या लिखी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा है ये तो सब्जेक्ट ही है, इस 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक जो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो माइक्रो के बारे में क्या लिखा, डिफरेंस करेंगे तो हम क्या सीखेंगे, डील्स विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। और ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी रिमाइंड कराया था कि रेड से जो हाईलाइट किया गया है, दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आप जब नोट्स लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमाइंड योरसेल्फ जब आप इसको रीड करेंगे कि दिस इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड विच आई हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, जो आप मैसेज के थ्रू मेरे को पूछ सकते हैं अगर कीवर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है तो। दो आई हैव रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, और आपको पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट इंडिविजुअल यूनिट। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा इंडिविजुअल यूनिट क्या होती है, क्योंकि हमारी तो पहली क्लास है। इंडिविजुअल यूनिट का एग्जांपल देखो लिख रखा है, डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड। जैसे आपका एक घर है, आपके फादर जो हैं वो
ही इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इज रेंडरिंग इज सर्विसेज, ऐसे समझ सकते हो आप। तो आपके घर की जो डिमांड है उस इंडिविजुअल डिमांड को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इसी तरह अगर आपके घर में, यानी जैसे हो सकता है हमारे कुछ एंटरप्राइजेस के भी ओनर्स हों, फादर अभी जो मुझे सुन रहे हैं, आपके पेरेंट्स में से कुछ, तो आपको थोड़ा सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आएगा। सप्लाई बाय इंडिविजुअल फर्म भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। उसको हम जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो विल गो थ्रू दिस टर्म। अभी तो एग्जांपल ये 2 हैं, एटसेट्रा लिखा है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल और भी होते हैं। इंडिविजुअल यूनिट समझ में आ गया, एक कंज्यूमर की डिमांड, एक कंज्यूमर की सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, इकोनॉमिक क्यों बोला, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। क्यों किया जाता है वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट भी अपनी स्टडीज में उनको इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। देखो क्या लिख रखा है, स्टडीज द एग्रीगेट्स, यानी सम लिख रखा है। इसका मीनिंग मैंने, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी। क्या सम, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या हुआ, एक इकोनॉमी में यानी एक देश में एक साल में सभी गुड्स की सभी कंज्यूमर ने कितनी डिमांड करी, उसको स्टडी करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा काम नहीं है, ये मैक्रो का काम जो होता है गवर्नमेंट का होता है। क्यों होता है वो भी हम सीखेंगे कि अच्छा आप ऐसा क्यों कर रहे होंगे, वो क्यों। आगे देखो, एग्रीगेट सप्लाई भी कैलकुलेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर रहे हैं। नेशनल इनकम मतलब सभी की फैक्टर्स की, सभी की इनकम। फैक्टर शब्द यूज किया, अगेन वन ऑफ द कीवर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पहले कभी आपने नहीं सुना है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे लेबर है, जैसे लेबर का मतलब वो मैनेजर भी हो सकता है। एक स्पेसिफिक टर्म इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, हम लेबर बोलते हैं, अदरवाइज उसका मतलब ये डेली वेजेस से नहीं है, वो मैनेजर भी हो सकता है। तो जो अगेन जो इनकम है इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल इनकम, उसको सबको कैलकुलेट करेंगे और वो एक नेशनल इनकम एक साल के लिए कैलकुलेट होती है। एक जीडीपी करके भी टर्म आपने सुनी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगेन दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट्स। वो भी सम होता है, उसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में एक साल के लिए जो मॉनेटरी टर्म्स में हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो गुड्स बोला है तो सर्विसेज भी इंक्लूड हो गई। बात समझ में आ रही, थोड़ी बहुत समझ में अभी आना शुरू हो गया हमारे को। माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है, यानी एक हाउस होल्ड, यानी जैसे अगर आपको एज ए इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करें तो वो माइक्रो में समझेंगे। लेकिन मैक्रो में स्टडी क्या होती है, सम की होती है, एग्रीगेट्स की होती है। वो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में काम आता है। गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करते रहते हैं एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी देखा होगा, आपको सब समझ में आएगा। आपने अभी कोविड सिचुएशन में देखा, ऐसे कहने की इकोनॉमी का जो श्रिंक हो गई है, इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, तो ग्राफ्स भी देख रहे हैं आप, आए दिन वो ग्राफ से भी समझा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं सारी। लेकिन हाँ, कुछ अभी जुलाई के महीने से ग्राफ ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है, कर्व्स बोलते हैं उसको, वो हम देखेंगे भी, सीखेंगे भी, क्योंकि कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स में। लेकिन हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इट इज देयर, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करा है। तो वो ऐसा कुछ ग्राफ्स होते हैं, तो देखना कभी न्यूज़पेपर में दिख जाए तो, क्योंकि अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको ग्राफ समझने आने चाहिए। और कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे उसकी स्टडी बेस में उसकी पिक्चर आप मुझे भेज सकते हैं, अगर यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट। लेकिन अभी थोड़ा बिगिनर लेवल है, वो धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसके बाद टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हम समझने की कोशिश करेंगे। एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हर सोसाइटी को, हर समाज को, हर इकोनॉमी को, जैसे हम इंडियन इकोनॉमी है तो हमें भी ये आंसर देने पड़ेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। और whom टू प्रोड्यूस का मतलब क्या, हाउ गुड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। ये इतना टेक्निकल में नहीं जाओ, अभी तो इतना समझो कि हाँ व्हाट, हम थोड़ा आगे जाके भी इसको स्लाइड में थोड़ा क्लियर करेंगे। अभी तो समझ में आ रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या प्रोडक्शन करें, हाउ कैसे करें, फॉर whom किसके लिए करें। नोट में क्या लिख रखा है देखो, आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज गिवन बाय द इकोनॉमिक सिस्टम। इन सब तीनों का कैसे करना है, क्या करना है, इसका आंसर इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। तो फिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, इसमें लिखा है नेशन चूज करता है। हमने क्या चूज करा है, एनीवन कैन टेल मी, एनी गैसेस, कोई गैस करना चाहता है, बोले इकोनॉमिक सिस्टम ये है इंडिया का। तो ओके, द नेक्स्ट स्लाइड make you clear the things about the
टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है दुनिया में, वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं। वर्ल्ड वाइड 3 तरह के सिस्टम ही हैं। यहाँ तो कोई देश कैपिटलिस्ट होता है जो कि मार्केट इकोनॉमी कहलाता है, यहाँ कोई देश सोशलिस्ट होता है, सेंट्रली प्लान्ड भी कहलाता है। ये और है, इसका मतलब दोनों एक ही टर्म्स हैं, सोशलिस्ट बोले या सेंट्रली प्लान्ड बोले। तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मेरा सवाल है, इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? एंड मोस्ट ऑफ यू विल बी करेक्ट, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया ने एक्सट्रीम फीचर्स ना तो कैपिटलिस्ट के लिए क्योंकि उसमें भी ड्रॉबैक्स थे, ना तो सोशलिस्ट के लिए क्योंकि उसमें भी ड्रॉबैक्स थे। तो फिर क्या है, जो मेरिट्स भी होंगे, कुछ एडवांटेजेस भी होंगी, और कौन से देश हैं ऐसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैपिटलिस्ट देश कौन से हैं जो मार्केट इकोनॉमीज के एग्जांपल हैं? और क्या आप मुझे बता सकते हैं सोशलिस्ट देश कौन से हैं जो सेंट्रली प्लान देश भी, सेंट्रली प्लान होगा उनको एक गवर्नमेंट प्लान करती है सिर्फ? क्योंकि अभी हमने शायद आई थिंक वी हैव रेड इन क्लास 10th, या नहीं भी सुने हैं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है। अब कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट हमने सुना हुआ है, सोशल साइंस में पढ़ के आए हैं हम। ये देखो कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, और ये लिखना है साथ साथ आपको वीडियो में। ये स्लाइड्स हैं, यू हैव टू राइट इन ए नोटबुक, सेपरेट नोटबुक फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो क्या लिखा है कैपिटलिस्ट में, मार्केट इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है। तो मार्केट फोर्सेस क्या हैं वो समझेंगे हम। दूसरा पॉइंट एक बार देखेंगे, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, अंडरलाइन आपको करना है, कोई गवर्नमेंट का इस मार्केट में इंटरफेरेंस रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एंड द थर्ड पॉइंट हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, आंसर टू क्वेश्चंस व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड। अभी समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज लिखा था ना। कौन सी है मार्केट फोर्सेज? डिमांड की फोर्स और सप्लाई की फोर्स। इसको फोर्स क्यों बोला है? क्योंकि कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं और उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर यानी प्रोड्यूसर्स उसको सप्लाई करते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये डिसाइड किया जाता है। और लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, ओनली दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इस मार्केट के अंदर, कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर, इस इकोनॉमी में यानी इस देश में। अगर ऐसा देश है तो कैपिटलिस्ट जिसने इस सिस्टम को की चॉइस कर रखी है, ओनली दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड दैट आर इन डिमांड। उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि डिमांड है। लेकिन वो डिमांड भी किसको बोलते हैं? सोल्ड प्रॉफिटेबली। वो इकोनॉमी कहती है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है वही हम डिमांड मानेंगे। अगर आप पुअर हैं और आप फूड ग्रेन की डिमांड कर रहे हैं तो क्या इस इकोनॉमी में डिमांड माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। गॉट माय पॉइंट? डिमांड का ये मतलब नहीं जो जरूरत है, आप ये समझते हो जो जरूरत है वो डिमांड है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह काम नहीं करते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत, अभी मैंने बोला ना, कई आपके कंफ्यूजन दूर होंगे। हम क्या सोचते हैं और एक्चुअली क्या है। देखो क्या लिखा है, तो क्या समझ में आया? कैपिटलिस्ट देश क्या होते हैं, ये डिमांड ही उसको मानते हैं जहां प्रॉफिट हो। तो फूड ग्रेन्स की डिमांड अगर कोई गरीब कर रहा है, लो हाउसिंग की डिमांड, लो कॉस्ट हाउसिंग बोलेंगे, तो उसको इस मार्केट में तो डिमांड ही नहीं माना जाता। तो फिर क्या करते हैं ये, व्हाट टू प्रोड्यूस। एग्जांपल में क्या लिखा है, कार्स आर इन डिमांड, यानी अगर प्रॉफिटेबली उसको लोग डिमांड कर रहे हैं और प्रॉफिटेबली मेट किया जाता है तो कार्स प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस के लिए हमेशा ध्यान रखना, दो तरह से प्रोडक्शन होता है। ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, या तो लेबर यानी जिसको ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे, ह्यूमंस बोलेंगे, या फिर मशीन्स। इसमें ऐसा लिखा है, कैपिटलिस्ट वाले क्या करते हैं, जिसमें कॉस्ट कम आए। क्योंकि अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो हम बार बार मनी, मॉनेटरी वैल्यू इन टर्म्स में बातें करेंगे, क्योंकि इसी को संभालना है। क्योंकि ये जो फंड्स हैं यही दे आर इन शॉर्ट ऑफ सप्लाई, वो कम है, लिमिटेड है ना। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड सप्लाई हो। चाहे बड़ी से बड़ी फर्म की भी बात करें तो अनलिमिटेड तो किसी के पास भी नहीं है। वो भी सोच समझ के अपना पैसा लगाते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं।
देन ओनली दे कैन गेट द रिटर्न्स। तो ये सीखना पड़ेगा। अभी क्या सीखा हमने, हमको ये तो पता है, और ये पता ही है तो आपको हर घर में ये बात होती है, मनी जो है वो लिमिटेड है, वी हैव टू जुडिशियसली वी हैव टू यूटिलाइज इट इन ए जस्टिफाइड मैनर। और अगर कंज्यूमर है तो आप बोलोगे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर कंज्यूमर का है तो हम उसमें बात करेंगे। हम प्रोड्यूसर के भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी तो बिल्कुल बिगिनर क्लास है तो हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन, यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस बोला तो क्या समझ में आया। दो मेथड से, मेथड ऑफ प्रोडक्शन के, या तो ह्यूमन लेबर, इफ लेबर इज चीप, इस पर्टिकुलर में बात करें तो मशीन्स को चॉइस कर लेगा वो कैपिटलिस्ट देश अगर मशीन चीप होंगी। वो कॉस्ट की ध्यान रखेंगे, जरूरत का ध्यान नहीं रखेंगे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो होने देंगे। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं? आपसे कहना चाह रहा हूँ कॉस्ट उनका प्राइमरी मोटिव है, उनका प्रॉफिट जो है वो प्राइमरी मोटिव है इनका कैपिटलिस्ट देशों का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का। फॉर हुम में देखो क्या लिखा है, हाउ गुड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। देखो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नीड। तो डिस्ट्रीब्यूट फॉर हुम किसके लिए? बोले परचेजिंग पावर है क्या? परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? अगेन मनी, यू आर हैविंग द मनी और नॉट। अगर है तो वो प्रोडक्शन हम उन गुड्स का करेंगे जिनकी आप डिमांड करते हो। मैंने अभी एग्जांपल दिया था और लिख भी रखा तीसरा पॉइंट, लेकिन पहले हम दूसरा पढ़ेंगे। वन शुड हैव मनी टू बाय गुड्स, ये तो समझ में आ गया। और अब एग्जांपल देखो, लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर पुअर इज मच नीडेड, मतलब जरूरत है पुअर को, बट विल नॉट काउंट एज डिमांड। उसको डिमांड ही काउंट नहीं कर रहा है कैपिटलिस्ट देश तो, बिकॉज पुअर डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर, क्योंकि उनके पास मनी नहीं है। परचेजिंग पावर यही होता है ना, टू बैक द डिमांड। बैक द डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड तो जरूरत तो है पर बैक करने के लिए पैसा नहीं है, तो कैपिटलिस्ट देश उसको डिमांड ही नहीं मानता। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, क्योंकि कैपिटलिस्ट देश का एग्जाम्पल ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये क्रैश्ड इकोनॉमीज होती हैं ज्यादातर, करप्टेड इकोनॉमीज होती हैं ज्यादातर, क्योंकि ये इसके डीमेरिट्स ज्यादा हैं, एडवांटेज तो मिलते नहीं है। क्योंकि हर जगह प्रॉफिट की बात करोगे तो कैसे आप अपने सिटीजन्स का, आप हम बात करेंगे अभी इंडिया भी आएगा तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन अभी नॉर्थ कोरिया को कितने लोगों को अभी जो सुन रहे हैं जो स्टूडेंट्स, नॉर्थ कोरिया की केस स्टडीज कितने स्टूडेंट्स को पता है? वन ऑफ द करप्ट नेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज नॉर्थ कोरिया। करप्ट क्यों बोला मैंने? क्योंकि इनका एक ही काम है, प्रॉफिट मेकिंग। व्हाट टू प्रोड्यूस? प्रॉफिट। हाउ टू प्रोड्यूस? प्रॉफिट। फॉर होम टू प्रोड्यूस? प्रॉफिट। तो फिर करते क्या है? जितने गलत काम आप सोच सकते हो, जिसमें इंडिया में तो जेल हो जाती है, नॉर्थ कोरिया में उनकी सरकार खुद करती है। एक्चुअली वहां सरकार नहीं है, वहां किम जोंग उन करके एक डिक्टेटर है, एक फैमिली ने उस पूरे देश को, आप ऐसे सोचो, एक तो कंपनी करप्ट होती है तो कंपनी का ओनर है, ऐसे समझते हो। ये देश ही करप्ट है क्योंकि इनका देश का ओनर क्या है, वो क्या काम करता है? वो हर तरह के हथियारों की तस्करी करता है, काउंटरफिटिंग यानी जो डॉलर्स हैं उनकी कॉपी करता है और मार्केट में जो जिसको जाली नोट बोलते हैं, डॉलर्स को ही मार्केट में सर्कुलेट करा देता है। काउंटरफिटिंग ब्रांड्स की करता है, वो ड्रग्स में डीलिंग करता है। यानी जो गलत काम और इलीगल काम इंडिया में जानते हैं जिसके लिए कई सालों की जेल हो जाए, वो नॉर्थ कोरिया एक एज ए कंट्री, एज एन इकोनॉमी करता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो मैंने जो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बोला, वेपन्स, ड्रग्स, काउंटरफिटिंग, फ्रॉड केसेस सब करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो, जिसकी कॉस्ट कम हो। तो इसका मतलब आप देखोगे तो वहां की फिर अगर केस, मतलब वहां से तो न्यूज निकालना ही बहुत मुश्किल काम है। ये तो कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह की डॉक्यूमेंट्री तैयार करी, या उनके कुछ डिफेक्टर्स बोलते हैं इसको, जो वहां से भागे नॉर्थ कोरिया से, तो उन्होंने बताया वहां की हालत क्या है। यू गेटिंग माई पॉइंट? कैपिटलिस्ट देश व्हाट टू प्रोड्यूस, जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो अफीम की खेती करेंगे, वो ड्रग्स में डील करेंगे, वेपन्स तैयार करेंगे, एंड सबसे ज्यादा इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप थोड़ा बहुत आपको कैपिटलिस्ट समझ में आ गया। अब देखो सोशलिस्ट, आंसर टू क्वेश्चंस व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, किसके लिए क्या बनाना है, कैसे बनाना है, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया, पोलर एंड्स बोलते हैं इसको। एक तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, नो इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट है ही नहीं। मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल जो बताया वो क्या था, वो एक डिक्टेटर है, सरकार थोड़ी है, वो कोई एक आदमी का दिमाग है, और वो भी करप्ट। यहाँ तो क्या है, गवर्नमेंट है। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या लिखा सेकंड पॉइंट, इन ए सोशलिस्ट सोसाइटी गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड्स। अभी वो समाज की जरूरत के अनुसार गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनाना है। अगर फूड ग्रेन्स की जरूरत है तो फूड ग्रेन बनाएंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे उसका। हाउ टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी इसमें कॉस्ट को नहीं देखा जाएगा,
जो जरूरत है, अगर ज्यादा लोग क्योंकि जैसे एग्जांपल में देखो क्या लिख रखा है, चाइना, तो वो पॉपुलेटेड नेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आप क्या सोचते हैं, लेबर इंटेंसिव होगा या कैपिटल इंटेंसिव होगा? उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को एसेट बनाया, उन्होंने लेबर इंटेंसिव से स्टार्ट करके आज कैपिटल, वो मिक्स उसमें चल रहे हैं, मतलब मिक्स इकोनॉमी नहीं है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव के मिक्स से चल रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को एंगेज कर रखा है, यानी लेबर इंटेंसिव तो पहले है, क्योंकि वो जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट देना उस वक्त की जरूरत थी चाइना की सरकार की। तो चाइना जो वो एक सोशलिस्ट नेशन है, सेंट्रली प्लान के बोला सरकार उसको, और देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल कैन अफोर्ड। डिमांड जो है वो मनी से, पैसे से उसको बैक नहीं किया जाएगा, परचेजिंग पावर से बैक नहीं किया जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है। जैसे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, जैसे लास्ट पॉइंट में फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, अगर जरूरत है तो वो प्रोवाइड करेंगे, फूड ग्रेन्स की जरूरत है तो वो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन सेकंड लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ये एक नेगेटिव है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हो, एवरीथिंग लाइक फैक्ट्रीज, फार्म्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो वहाँ ओनरशिप किसकी होती है, सिर्फ सरकार की होती है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री मेरी है, ये फार्म मेरा है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। सब कुछ किसका है, सरकार का है। सब कुछ डिसाइड कौन करता है, सरकार करती है। लेकिन ऐसा यहाँ हमने लिखा भी है कि व्हाट पीपल नीड, उनकी जरूरत के अनुसार किया जाता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल कैन अफोर्ड, यानी एक तरह का इक्विटी शब्द मतलब ऑल आर इक्वल, देयर इज नो वी कैन से डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। और तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि एग्जांपल में क्या लिखा है, इंडिया। तो तीन इकोनॉमी देखी, कैपिटलिस्ट में नॉर्थ कोरिया, सोशलिस्ट चाइना और मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया। देखो क्या लिखा इंडिया के बारे में, द गवर्नमेंट जो कि सोशलिज्म से लिया गया, एट द मार्केट जो कि कैपिटलिज्म से लिया गया। मार्केट का मतलब क्या है, डिमांड और सप्लाई, क्या जो आपके नागरिक हैं वो डिमांड करते हैं और क्या सप्लाई हो रही है। सोशलिज्म में जो आपने सरकार को चुना है, क्या लिखा है, टुगेदर गिव्स आंसर टू क्वेश्चन, दोनों मिलकर के आंसर देते हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मोस्ट इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो ये एक स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम है, ना तो ये एक्सट्रीम अच्छा है सोशलिस्ट वाला, और ये तो मैंने बोला ये तो करप्ट इकोनॉमीज, क्रैश्ड इकोनॉमीज होती हैं, ये तो सब इलीगल कामों में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ही इनका एक मोटिव होता है। यहाँ ऐसा है कि सोशलिस्ट लाइन में जो समाज को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन चाइना का एग्जांपल देखें तो वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो अपनी लीडरशिप या ग्लोबल लीडरशिप को करने के लिए वो अपने लोगों को सप्रेस करता है, दबाता है, उनके अधिकार तो वहां है ही नहीं। यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी आपने एक केस भी सुन रहा हूँ, हांगकांग का आ रहा है। हांगकांग क्या था, 100 साल के लिए लीज पर था, यानी वो ब्रिटेन के पास था, तो वो ब्रिटिश कॉलोनी जैसे होती हैं इस तरह से वो उनके पास था। तो हांगकांग तो क्योंकि ब्रिटेन तो एक डेमोक्रेसी है और वहाँ बहुत ओपन एनवायरनमेंट है, आप खुला वातावरण होता है, आपके अधिकार जो है वो दबाए नहीं जाते हैं। जैसे इंडिया में भी हैं, आपके अधिकार आपके साथ हैं, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की भी बात करते हैं, राइट टू स्पीच, इस तरह से हम बात करते हैं, तो आपके अधिकारों को कोई नहीं ले सकता है, इवन आपकी बात को भी कोई नकार नहीं सकता है, इवन गवर्नमेंट भी नहीं, आप अपनी बात सरकार के सामने भी रख सकते हैं। लेकिन सोशलिस्ट जो देश होते हैं वहां पर ऐसा नहीं है, तो वहां पर मीडिया पर भी पाबंदी है, लोगों पर भी पाबंदी, आपके विचारों पर भी पाबंदी, तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो ना तो एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट सही है, ना तो एक्सट्रीम सोशलिस्ट सही है, तो फिर सही क्या है। नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, देखो तीसरा पॉइंट, मार्केट यानी कैपिटल। अब तो समझ में आ रहा है, मार्केट मतलब डिमांड सप्लाई, कैपिटलिज्म से आया है। कैन प्रोवाइड गुड्स, वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इट कैन प्रोड्यूस वेल, और वो प्रोडक्शन आप देख भी रहे हो, हमारे यहाँ कार की मैन्युफैक्चरिंग भी है, हमारे यहाँ मोबाइल फोन की भी मैन्युफैक्चरिंग भी है, फार्मिंग भी है, सर्विसेज भी है, बैंकिंग भी है, सब प्राइवेट सेक्टर भी देख रहे हो आप, फ्लरिशिंग है, तो कर सकते हैं। लेकिन क्या लिखा आगे, बट एंड द गवर्नमेंट जो कि सोशलिज्म वाला पार्ट है, विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन मार्केट फेल टू डू सो। जहां जहां मार्केट नहीं प्रोवाइड, क्योंकि मार्केट आ गया तो प्रॉफिट तो पहले आ गया, तो इंडिया का भी प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट की बात देखेगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर क्या देखेगा, वो वेलफेयर की बात देखेगा। तो आपने इस कोविड सिचुएशन में देखा होगा, सरकार आगे आई है, सरकारी हॉस्पिटल्स आगे आए हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर तो अभी भी इस सिचुएशन में भी दे आर ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। प्राइवेट सेक्टर को इंडिया में फ्री छोड़ा गया है, बट दे आर रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्रीज, दे आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। रेगुलेशन का मतलब सख्त मॉनिटरिंग होगी, उनके निर्देश जो आते हैं वो सरकार की तरफ से होते हैं, और सरकार अलग से भी अपनी तरफ से भी काम करती है। दैट इज अ मिक्स्ड ऑफ
कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड ऑफ सोशलिज्म। तो एग्जांपल में देखो क्या लिखा है, ये इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कैपिटलिज्म वाले क्या करते हैं, मार्केट में प्रोवाइड लग्जरी गुड्स, तो फिर लग्जरी गुड्स की जरूरत है तो मार्केट प्रोवाइड करा रहा है, वो तो कार, स्मार्टफोन्स, हार्मफुल गुड्स भी मार्केट प्रोवाइड करा रहा है, यानी डिमांड एंड सप्लाई। लीकर की डिमांड है या टोबैको की डिमांड है, टोबैको गुड्स की, सिगरेट्स की, तो इंडिया में अवेलेबल है। बट आगे देखो क्या लिखा है, इकोनॉमी चलती कैसे। अभी यहाँ आपको काफी कुछ क्लैरिटी, आप कई मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब ये हार्मफुल है तो क्यों लीकर को, क्यों टोबैको गुड्स को, सिगरेट्स को, बीड़ी को, तंबाकू को क्यों अलाउ करते हैं। देखो क्या लिखा है, क्यों अलाउ करते हैं, क्योंकि वो तो देखो मिक्स इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ेंगे तो वो तो प्रॉफिट की तरफ जाएगा, तो इनका प्रोडक्शन कर लेगा, मना तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं। देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट इम्पोजेस हाई टैक्सेस, उन पे लेकिन टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई दीज गुड्स आर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर देन द नेसेसरीज। चाहे वो लग्जरी है, इंडिया में लग्जरी गुड्स पर भी हैवी टैक्सेस हैं। आप एक लग्जरी कार खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। आप हार्मफुल गुड्स को खरीदते हैं, टोबैको गुड्स को खरीदते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। टैक्स जाता है सरकार के पास। और मैंने क्या लिख रखा है, अगला कीवर्ड दिख रहा हो, एक दिख रहा होगा रीएलोकेट लिख रखा है, रीएलोकेट। अभी समझ में आ रहा है क्या कुछ, एलोकेट होता है फिर रीएलोकेट होता है। एलोकेट तो एक बार फंड्स हो गए थे, उन्होंने तो प्रोडक्शन कर दिया था कारों का। अब वो गरीब के लिए, जिसको अभी कोविड सिचुएशन में 2 वक्त का खाना नहीं, वो कार का क्या करेगा। या जो तंबाकू का सेवन नहीं करता है वो तंबाकू का क्या करेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो कर रहा है, और इवन तो ब्लैक में ना, अभी सरकार तो उसमें पाबंदी लगाती है। कोविड लॉकडाउन के दौरान इन सभी गुड्स पे पाबंदी थी, तो क्या हुआ, ब्लैक होने लग गया। ब्लैक का मतलब क्या होता है, 1 रुपए की चीज 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में लोग खरीदने को तैयार हैं, बिकॉज दे आर एडिक्टेड। वो बिल्कुल अलग बात है, एडिक्शन को छोड़ दो अभी एक बार। अब तो सरकार कैसे चल रही है, इकोनॉमी कैसे चल रही है वो देखेंगे। सरकार क्या कह रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, हम हाई टैक्स लगाएंगे। प्राइवेट सेक्टर को बोला तुम चाहे लग्जरी का प्रोडक्शन करो, हार्मफुल गुड्स का प्रोडक्शन करो, कोई बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि वी आर द मिक्स्ड इकोनॉमी, वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। तो क्या हुआ, लेकिन हम रीएलोकेट करेंगे, आपसे टैक्सेस लेंगे, और टैक्सेस क्या करेंगे, देखो क्या लिखा है, एंड द फंड्स सो कलेक्टेड मतलब जो इस तरह टैक्सेस से कलेक्ट किए गए ऑन गुड्स लाइक फ्री फूड ग्रेन्स। तो गरीबों को अनाज प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जहां पर ना के बराबर पैसे लेकर उनको अनाज प्रोवाइड किया जाता है। इस कोविड सिचुएशन में भी लाखों करोड़ों रुपए का अनाज सरकार ने बांटा। लेकिन आप ये सोचो ना, सरकार के पास पैसा कैसे आता है। तो अभी तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर दो, सरकार के पास पैसा टैक्सेस से आता है। आपने देखा होगा, अभी बीच में सुनने में आ रहा था, पेट्रोल के बीच में, क्या अभी भी आ रहा है, पेट्रोल के हर दिन प्राइस बढ़े, डीजल के हर दिन प्राइस बढ़े। तो बोले बढ़ क्यों रहे थे, जो क्रूड ऑयल था वो तो सस्ता हो रहा था, जो हम बाहर से खरीदते हैं इन अरब देशों से। तो फिर जब वो क्रूड ऑयल सस्ता आ रहा है, ये वो एक्चुअली टैक्सेस बढ़ा रहे थे। वो कोविड सिचुएशन में उन्हें खर्चे बढ़ चुके हैं सरकार के, तो टैक्सेस से। और क्योंकि पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप सब चीजों में कटौती कर सकते हैं, पेट्रोलियम में कटौती नहीं हो सकती है, तो उन्होंने उसी पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो वो बिल्कुल अलग एग्जांपल है। यहां समझो एक बार मिक्स्ड इकोनॉमी को, जो एग्जांपल यहां लिख रखा है कि लग्जरी गुड्स पे टैक्सेस लगते हैं, हार्मफुल गुड्स पे टैक्सेस लगते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको रीएलोकेट करते हैं। फ्री फूड गेन्स, लो कॉस्ट हाउसिंग्स, उनको गरीबों के लिए घर बनाना, एंड सर्विसेज लाइक फ्री एजुकेशन। आपने देखा होगा, सरकारी स्कूल होते हैं, फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री हेल्थ सर्विसेज अभी भी दे रहे हैं कोविड में। इसका एग्जांपल इंडिया है। एंड द नोट हियर इज मार्केट एयर मींस द फोर्सेस ऑफ, अभी तो समझ में आ गया, डिमांड करना और उसकी सप्लाई करना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी समझ में आ गया आई थिंक। उसके बाद देखिए, ये वाला पोर्शन आपके बैच के लिए सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि आपने सुना होगा 30% सिलेबस आपके पोर्शन में से आपके हटा दिया गया है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसका दूसरा नाम था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको सिलेबस में से इस साल के लिए हटा लिया गया है। इट इज़ नॉट एट ऑल इवैल्यूएटिव, तो हमें पढ़ना भी नहीं है। जिन्होंने किताबें खरीद ली हैं और जो अपने आप भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ध्यान रखना है, पीपीसी से रिलेटेड सवाल नहीं करने हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बुक में, एक्सरसाइज में मिलते हैं, तो वो आपको नहीं करने हैं। दैट इज़ नॉट एट ऑल इवैल्यूएटिव, डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस बाय द सीबीएसई। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स के नाम से भी जाना जाते हैं। सर, एक इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम होती है, देखो क्या लिखा है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। एक इकोनॉमी के पास चॉइस क्या, उसके बाद ऑप्शन है इन द यूज ऑफ स्टार्स, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। लाइक मैंने क्या बताया, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी। तो मनी बोले एक बार, यूज ऑफ मनी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि अनलिमिटेड है प्रोडक्शन। तो आप यहाँ प्रोड्यूसर की बात करें प्रोडक्शन, कंज्यूमर की बात करें तो कंजप्शन। हमारा अनलिमिटेड है। मैं आपको बोलूँ कि आपको
क्या क्या परचेज करना चाहते हैं आप? यू आर फ्री टू परचेज। तो आपकी तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं दूसरा सवाल करूं, आप क्या क्या करना चाहते हैं एंड यू हैव टू पे इट, अभी लिस्ट छोटी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। हम मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अभी मेरे को ये लेना है, अभी मेरे को वो लेना है, एंड इट नेवर एंड्स। डज इट एंड्स? क्या हमारी वांट्स कभी रुकी? हमारी लिस्ट कभी ऐसा हुआ कि छोटी हो गई हो, बड़ी हो गई हो? तो छोटी बड़ी होती रहती है लेकिन बनती जरूर है। ओके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वो तो फिर इन 3 सवालों के जवाब इकोनॉमी ढूंढती है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, व्हाई डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? ऐसा क्यों हो रहा है किसी भी इकोनॉमिक साथ? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ये तो समझ में आ रहा हो। कंज्यूमर हो आप तो मुझे सुन रहे हो, और अभी छोटे बच्चे और हो तो वैसे अनलिमिटेड हैं। और लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्स यानी मनी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिमिटेड है। पापा मम्मी हमें समझाते हैं बेटा इस महीने नहीं अगले महीने देखेंगे, क्या हम समझते हैं? नाराज हो जाते हैं ऊपर से। हैं कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं, धीरे धीरे समझेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे तो और समझ में आएगी। तीसरा पॉइंट है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हम एक रिसोर्स से कई सारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे क्या हो सकते हैं? रिसोर्स, मनी का तो समझ में आता है ना, ऑल्टरनेटिव यूज बहुत सारे हैं, बहुत कुछ परचेज कर सकते हो। लैंड का क्या हो सकता है? अच्छा चलो मेरे को एग्जांपल बताओ। लैंड एक रिसोर्स है, ऑल्टरनेटिव यूज क्या हो सकता है? बहुत सारा है, वो फार्मिंग के काम भी आ सकती है, यू कैन इवन मेक अ बिल्डिंग ऑन इट। आप बहुत सारे अलग अलग उसको यूजेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम स्पेसिफिकली देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, बहुत बार पढ़ लिया, एक्चुअली है क्या ये? इकोनॉमी डिसाइड्स व्हिच ऑफ द कमोडिटीज कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कौन कौन सी कमोडिटीज, जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं। कंज्यूमर गुड्स भी प्रोडक्शन हो रहा है वर्सेस कैपिटल गुड्स भी प्रोडक्शन हो रहा है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो आप खरीद रहे हैं सब कंज्यूमर को, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, वीट है, क्लोथ है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मशीनरी, ये हम नहीं करते हैं, ये फैक्ट्रीज करती हैं। लेकिन इकोनॉमी को तो एलोकेट करना है ना। इकोनॉमी कौन? हमारे में से ही है फैक्टर्स, तो हमारे में से कुछ फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो तो अपनी मशीन खरीदेंगे। लेकिन हम कंज्यूमर्स हैं, मुझे कुछ सुन रहे हैं, अगर कंज्यूमर्स हैं तो बोलेंगे नहीं सर हमको तो क्लोथ खरीदने हैं, शूज खरीदने हैं, तो वो अगेन कंज्यूमर गुड्स हो गए। लेकिन आपके अगर पेरेंट है, जैसे फादर है, इज हैविंग फैक्ट्री, तो उनका तो कैपिटल गुड्स भी तो खरीदेंगे, वो मशीन भी तो खरीदेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लिख रहा है सिविल गुड्स या वॉर गुड्स। सिविल गुड्स मतलब जो पीस टाइम में हम खरीदते हैं वो सब सिविल गुड्स है। तो मैंने वही वीट फिर से एग्जांपल लिख दिया, क्लोथिंग आ जाएगा, जो आप शूज मोबाइल खरीदते हो सब सिविल गुड्स। वॉर गुड्स क्या होते हैं? टैंक्स, गन्स। वॉर टाइम अभी हमने क्या खरीदा है? लेटेस्ट वॉर गुड, एंड इट इज अगेन हजारों करोड़ की डील है वो। कौन बता रहा है मुझे एग्जांपल? लेटेस्ट इंडियन डिफेंस बाइंग, क्या खरीदा अभी हमने? फाइटर जेट्स, क्या नाम है? रफाइल्स। कितने आ गए अभी तक? 36 का ऑर्डर है और 6 आए हैं, और वो हजारों करोड़ का एक आता है। तो इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी को ये भी तो, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने तो नहीं करा लेकिन परचेज तो करा, तो हमारे पास जो फंड्स आ रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी को क्या क्वेश्चन है? लिमिटेड है ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास लिमिटेड है फंड्स, तो उनको ये भी सोचना है क्या सिविल गुड्स में लगाना है, जैसे कोविड सिचुएशन है तो हॉस्पिटल्स में लगाना है, क्या वॉर गुड्स में लगाना है, क्योंकि चाइना आए दिन हमें परेशान कर रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऐसे फाइटर्स थे तो जो हमारे मिग में ही उसको काउंटर कर सकते हैं। एंड जस्ट टू बैलेंस दैट सिचुएशन एंड टू मेक आवर एयरफोर्स स्ट्रॉन्गर, हमारी सरकार को, हमारी एक, अब इकोनॉमी से रिलेटेड है ये, इकोनॉमी के पास पैसा है, फंड्स अवेलेबल हैं, तभी तो इतने हजारों करोड़ के जेट्स खरीदे। तो फिर बोले कहां से आए? ये आप लोगों ने टैक्स भरा है, जितने मुझे सुन रहे हैं, टैक्स भरा है, आपके पेरेंट्स ने टैक्स भरा है, वो भरते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स होता है एक डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो तुम भरते ही हो, जो भी गुड्स खरीद के लाते हो उसमें इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा हुआ आता है कि नहीं आता है? लिखा हुआ आता है, इसका मतलब आपने टैक्स भर दिया। तो आपका टैक्स कलेक्ट होकर किधर जाता है? सरकार के पास। उससे फाइटर जेट्स खरीदे जाते हैं, उससे सब्सिडी दी जाती है, वीड्स में गरीबों को अनाज खिलाया जाता है। तो दैट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क। और जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा तो हम सीखेंगे बहुत कुछ, एंड अगेन वील फाइंड इट इंटरेस्टिंग। एंड अगेन अगर आपको सिलेबस से, आपको थोड़ा सा बाहर भी जाके कभी आपको कोई मुझसे इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल पूछना है, आप लिख के मुझे स्टडी बेस में पूछ सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी होती है कि जैसे मैंने अभी आपको चाइना का एग्जांपल बताया, बहुत कुछ आपको मैंने अभी बताया, कोरिया बताया, तो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ में आया तो
or you want to further discuss, you can even write me to at that study base, जो लिंक पे भेज सकते हो आप मेरे। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में क्या लिख रहा है, नेसेसरी गुड समझ में आ गए, जो बहुत जरूरत है। नेसेसरीज में क्या आते हैं, अभी जो चल रहा है कोविड सिचुएशन, नेसेसरी क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। लग्जरी गुड्स क्या है, अभी सब कोविड सिचुएशन में लग्जरी बंद हो गया, कार का जो बाइंग थी और गोल्ड बाइंग थी, इस तरह से लग्जरी पे अभी लोगों का ध्यान कम है। लेकिन हाँ, डिमांड तो रहती है, जैसी सिचुएशन सुधरेगी वापस लोग गोल्ड की डिमांड करेंगे, कार्स की डिमांड करेंगे, लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे। बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो इकोनॉमी के पास ये बहुत सारे ऑप्शन है, तो फंड्स को कहाँ कहाँ लगाया जाए, तो आप सोचो कितना सारा अभी प्रॉब्लम हो गई। अब तो क्या बनाया जाए, वीट का प्रोडक्शन करें या टैंक्स बनाएं या रफाइल खरीदें? तो बोले सभी हैं, लेकिन बोले सब कैसे खरीदोगे, अनलिमिटेड थोड़ी खरीदोगे। वो 36 यानी 36 जेट सी के ऑर्डर करे 100 कर देते। फिर मैं आपसे क्या बोलूंगा, wants are unlimited but the resources are limited, scarce resource यानी money, one of the important resource is limited in supply। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस समझ आ रहा है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कैसे करना है। या तो लेबर इंटेंसिव होगा यानी मोर यूज ऑफ लेबर, ज्यादा लेबर का यूज करके, या कैपिटल इंटेंसिव होगा, ज्यादा यूज मशीन्स का। तो जो इकोनॉमी है वो कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, कॉस्ट जिसमें अब वो कैपिटलिस्ट वाले वैसे ध्यान रखते हैं, सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता है, मिक्स में भी ऐसा नहीं होता है। जिसकी जरूरत है वो सरकार उसको प्राथमिकता देती है, इंपॉर्टेंस देती है। यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो लेबर इंटेंसिव ज्यादा बेटर होगा, लेकिन हाँ एडवांसमेंट चाहिए, टेक्निकल एडवांसमेंट चाहिए, मोर आपके प्रोडक्ट्स जो होंगे कॉम्पिटिटिव बनाने, तो क्या आपको मशीनें भी लानी पड़ेंगी। और होम टू प्रोड्यूस में क्या लिखा है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने आपसे यही बोला था। इसमें मैनेजर भी आ गए हैं, इसमें डॉक्टर भी आ गए, सभी लेबर जब इकोनॉमिक्स में हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज नॉट फॉर द डेली वेज, उसमें इंजीनियर भी आ गए, सब है लेबर में। लैंड भी एक फैक्टर है, क्योंकि इससे क्या होता है, रेंट आता है। कैपिटल यानी अगेन फंड्स आ गए, पैसा है। कैपिटल यहाँ पे जो रुपए के लिए बोला गया है, एंटरप्राइज यानी एक फैक्ट्री के लिए बोला गया है। ये सब मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री, लैंड, ठीक है, फंड्स, लेबर। हु विल बाय, अभी इससे जब वो फैक्टर्स जब अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आपने 4 एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, ब्रॉडली तो 4 ही होते हैं, तो उनको पेमेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस यानी सैलरी। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट यानी पैसा लगाओगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्राइज को क्या मिलता है, एक फैक्ट्री को प्रॉफिट। तो ये सब क्या इनकम बन गई। तो कौन खरीदेगा, हु विल बाय, जिसकी इनकम होगी, दो वाली इनकम। तो समझ में आ गई बात, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसके पास इनकम होगी। उसके बाद लास्ट टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या लिखा है, डील्स विद द थिंग्स, सॉरी इसको थोड़ा सा हमें एरर है, ये इसको सही कर लेते हैं। डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, जो हैं उससे डील करता है। इट स्टडीज द एक्चुअल्स, जो एक्चुअल में है उसको स्टडी करता है। एग्जांपल देखो 2 लिख रखे हैं, थोड़ा आप समझ में आएगा। एज दे आर एंड इट इज एक्चुअल, प्राइजेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, इट इज लाइक दैट, एज दे आर ऐसा है एंड एक्चुअल है। उसकी स्टडी को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में, इस अप्रोच में पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा, स्टडी किया जाएगा। राइज इन प्राइसेस लीड्स टू फॉल इन डिमांड, ये भी बिल्कुल, ये तो है ही, लॉ ऑफ डिमांड ही बोलते हैं इसको। तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, इसको भी स्टडी करेंगे तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या है, एज दे शुड बी, ऐसा होना चाहिए, है नहीं, होना चाहिए। आइडियलिस्टिक सिचुएशन मतलब ऐसा होना चाहिए। क्या आइडियल है, इंटरेस्ट फ्री लोन शुड बी गिवन टू पुअर फार्मर। देते हैं क्या, एक्चुअली तो नहीं देते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने ये प्रपोज करा किसी ने कि ऐसा होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन ऐसी है। फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर चिल्ड्रन, तो क्या ऐसा दे रहे हैं कि ये आपको प्राइमरी या आपको स्कूल एजुकेशन तक ही पॉसिबल है। ये जो टर्म है ये कह रही है फ्री एजुकेशन थ्रू आउट द लाइफ उसको दी जाए, तो कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आइडियल सिचुएशन है, एज दिस शुड बी। उसकी स्टडी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाएगी। अभी तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी स्लाइड में मिलेंगे, तो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, आपको एक एक स्लाइड एज ए शॉर्ट नोट इसमें से देखकर आपको नोटबुक में लिखना है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको स्लाइड्स में ही मिल जाएंगे, तो ढूंढ के वो भी करने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज ए मार्केट इकोनॉमी। थर्ड क्या है, डिफाइन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, अभी भी पढ़ा है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड सेकंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्टेट द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी।
सिर्फ स्टेट का मतलब 3 नाम बताने हैं आपको। हिंट देता हूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, ये तो बीच में एक जगह स्लाइड में आया था तो उसमें से देख के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, ये भी स्लाइड में हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो खुद का थोड़ा सा दिमाग तो लगाएंगे, अब स्लाइड में मिलेगा लेकिन अपनी तो दिमाग लगाएंगे ना। एन इकोनॉमी विच इज ऑपरेटेड बाय मार्केट फोर्सेस इज नोन एज, कौन सी होती है जो मार्केट फोर्सेस से ऑपरेट होती है, कौन सी इकोनॉमी? सेंट्रल प्लांट, गलत। फिर कौन सी है? कैपिटलिस्ट, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये तो 2 पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं किसके लिए बनाना है। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको ओरली भी बताया गया था, अभी तो रिटर्न में बोल दिया, लिख दिया। राइट दी स्लाइड्स इन नोटबुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आंसर्स आर अवेलेबल इन दीज स्लाइड्स। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कम्युनिकेट थ्रू स्टडी बेस ऐप, उसमें एक मैसेज का ऑप्शन होता है, आप मुझे करेंगे तो मेरे नाम के आगे आप मैसेज करेंगे तो मुझे मिल जाएगा वो, देयर इज ऑप्शन ऑफ मैसेज इन स्टडी बेस ऐप, तो मैं आपको रिवर्ट करूंगा। और अगर आपको इफ यू वांट टू कॉल मी तो आपके स्कूल के नंबर पे करेंगे तो वो मुझे कनेक्ट करेंगे, मैं स्कूल आवर्स में अवेलेबल रहता हूँ, 1:30-2 बजे तक स्कूल में ही होता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। आप एडमिशन के वक्त भी मेरे से मिले थे, आप डेरिल सर के साथ ऑफिस में आपसे मिला था मैं भी, तो आई थिंक नाउ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो हो सकता है डाउट है, इसलिए मैंने ये लिखा है कि आप मुझे कॉल करके भी कोई डाउट है तो, और भी कुछ इससे अलग भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। यू आर फ्री टू कॉल मी ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। और आई थिंक नाउ द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड राइट दी स्लाइड अगेन। लास्ट रिमाइंडर है ये, फिर से इस स्लाइड्स को लिखना है नोटबुक में। और जो डाउट हमारी फिर क्या है, लाइव सेशंस आते हैं, जैसे पहला हमारा हुआ था, तो आप जो डाउट्स भी मेरे से उसमें भी पूछ सकते हैं। हमारा एक लाइव सेशन आएगा ना, नेक्स्ट वीक में आएगा, तो उसमें भी आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, स्टडी बेस के थ्रू भी भेजेंगे, कॉल भी कर सकते हैं लाइव, तो बहुत सारे मीडियम है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा हमारे को, कि एक होता है ना पॉजिटिव एस्पेक्ट रखना पड़ता है, अपना पॉजिटिविटी रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। सिचुएशन तो कैसी भी आती रहती हैं, फर्स्टली वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ एंड वी हैव टू अडेप्ट टू द सिचुएशन, उनको अडेप्ट करना हमें सीखना चाहिए। तो आपको बहुत अर्ली करना पड़ा, आप बहुत छोटे हैं फिर भी यू आर ट्राइंग टू अडेप्ट टू द सिचुएशन। I know it is very difficult to study through video class, but you are still hearing me, you are still trying to write down the notes, you are trying to resolve your doubts. Okay, God bless you and keep it up, and we both of us हम मिलकर will try to go through this situation, हम इसमें situations में से बाहर आ जाएंगे और हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। Thank you.